सैनिक में क्या देखो, सिंपल सी एक बात कि अंग्रेजों की फौज में अंग्रेज फौजी भी होते और भारतीय फौजी भी होते, लेकिन तनख्वाह ज्यादा किसकी? अंग्रेजों की। प्रमोशन जल्दी किसके? अंग्रेज। एक भारतीय सोल्जर को पता था कि वो कितना भी बहादुर से लड़ लेगा तो भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा जहां तक उसका अंग्रेज पहुंच पा रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब उसके साथ में दो मामलों में भेदभाव है, पद और वेतन। किन किन मामलों में भेदभाव है? और ये किस आधार पर भेदभाव है? क्या योग्यता में कम है कोई? नहीं, ये भेदभाव नस्ल के आधार पर है। किस पे आधार पर है? कि भाई वो गोरे हैं और यहाँ के लोग काले। नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। किन किन मामलों के अंदर? तो सैनिक इन वजह से भी नाराज थे कि यार इतना ये मैं लड़ता हूं, इतना भी ये लड़ता है, इसका प्रमोशन हो गया, इसकी तनख्वाह ज्यादा, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी तनख्वाह भी कम है, तो बंदे में आक्रोश तो आता ही। लिखो, पद तथा वेतन को लेकर रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी, पद तथा वेतन को लेकर रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस, ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ में क्या करते थे? नस्ल। अगला लिखो, साहित्यिक कारण। लिटरेरी कोजेस, लिटरेरी रीजन या लिटरेरी कोज, साहित्यिक कारण। साहित्य कारण मतलब साहित्य किताब है। इसका मतलब हमारी किताबों में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जा रहा था जो लोगों में कैसी भावनाएं भर रहा था? अंग्रेज विरोधी। कैसी भावनाएं भर रहा? या राष्ट्रवादी। वह राष्ट्रवादी भावनाएं आएगी तो अपने आप किसके विरोध में जाओगे? अंग्रेजों। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं कि बांकीदास जी गीत लिख रहे थे, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में अंग्रेजों की आलोचना है, तारीफें? इस गीत को पढ़ के किसी भी आदमी में अंग्रेजों के प्रति अच्छी भावनाएं आएगी या बुरी आएगी? तो हमारे विद्वानों ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में कैसी भावनाओं का संचार किया? अंग्रेज विरोधी का दो या राष्ट्रवादी भावना, लिख लो। हमारे विद्वानों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेज विरोधी भावनाओं का विकास किया। हमारे विद्वानों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेज विरोधी भावनाओं का विकास किया। और स्कॉलर्स डेवलप्ड anti-British sentiments. Our scholars developed anti-British sentiments by their literature. अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेज विरोधी भावनाओं का विकास किया। डेवलप्ड anti-British sentiments by their literature. अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेज विरोधी भावनाओं का विकास किया। जैसे दो चार नाम लिख लो। सूर्यमल मिशन पढ़ा था ना हमने बीच में ना, मैं आगे बता दूंगा इनकी कौन कौन सी किताबें, क्या आगे पढ़ लेंगे, एक बार एग्जाम्पल के रूप में यूं लिख लो। बांकीदास जी, एक राघोदास जी हुए थे, एक गंग जी हुए थे। इन सब की रचनाएं इस प्रकार के दोहे वगैरह मिलते हैं जिनमें अंग्रेजों की आलोचना है। दो चार नाम लिख लो, एक दो भी याद रह जाएंगे तो एग्जाम्पल लिखने काम आएंगे आपके। कौन कौन है बताओ देखे? सूर्यमल मिशन, बांकीदास जी, राघोदास जी और गंग। ये विद्वान थे, 57 की क्रांति से पहले इस प्रकार की रचनाएं लिख रहे थे जिनमें भावनाएं कैसी थी? अंग्रेज विरोध। एक लास्ट लिख लो, तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। कौन सा कारण है? तात्कालिक। अंग्रेज भारत में एक बंदूक यूज में लिया करते, इस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? 57 की क्रांति से ठीक पहले एक नई बंदूक लेके आए थे जिसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? इस एनफील्ड बंदूक, नई बंदूक क्या है? सैनिकों को नई बंदूक दी गई। इन बंदूकों में जो कारतूस डाले जाते, उन कारतूस को बंदूक में डालने से पहले उसके ऊपर एक टोपी लगी होती, कॉर्क था, उस कॉर्क को उड़ाना पड़ता, तो उसको दांत से खींचते, थोड़ा सा दांत लगाते उसका कॉर्क उड़ जाता, फिर बाद में वो उसके अंदर डाली जाती। अच्छा, हल्का सा दांत लगाते हुए उड़ जाया करता क्योंकि उसके चारों तरफ चिकनाई लगी हुई थी।
चारों तरफ क्या थी? चिकना। भाई कोई ढक्कन वक्कन हो थोड़ा चिकना सा हो तो जैसे आप अंगूठी से उड़ाओ या उसको दांत लगाओ थोड़ा सा, वो खुल जाए, ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। तो कहा ये चिकनाई किसकी है, ये जो ग्रीस बना हुआ है ये किसका है? तो कहा कि गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? ये क्यों लाए? तो जब गाय का मांस यदि कोई हिंदू खा लेगा तो धर्म भ्रष्ट, सुअर का मांस यदि कोई मुसलमान खा लेगा तो धर्म भ्रष्ट। क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है, ध्यान रखना। सुअर मुसलमानों के लिए हराम होता है। ये नहीं आप कहीं बता दो कि गाय और सुअर हिंदू मुसलमानों के लिए पवित्र होते हैं, तो ध्यान रखना कि सुअर मुसलमानों के लिए क्या होता है? हराम होता है, अपवित्र होता है। अब फिर अपने ये मानते थे कि यदि किसी का धर्म भ्रष्ट हो गया वापस धर्म में तो आ नहीं सकता। तो लोगों ने कहा कि ये पूरी फौज को गाय और सुअर की चर्बी खिला के धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और एक बार धर्म भ्रष्ट हो गया तो सारे के सारे क्या बनेंगे? ईसाई। और फौज ईसाई बन गई तो बाकी तो अपने आप ईसाई बन जाएंगे। इसलिए पूरी इंडियन आर्मी को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई बनाना चाहते हैं। तो चर्बी वाले कारतूस। कौन से कारतूस? तो सैनिकों ने ये क्रांति शुरू की थी। सैनिकों में आउटरेज का सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण उन दिनों में कौन सा था? लिखो। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू यूज न्यू एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू यूज न्यू एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। यूज्ड न्यू एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये भाई अपने क्रांति के क्या हो गए? अलग अलग कारण। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज की भाई उसी टाइम क्रांति क्यों हुई? भाई बाकी कारण तो पहले भी थे। भाई उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप अंग्रेज को अभी तो कर नहीं रहे थे, वो तो पहले भी कर रहे थे। सामाजिक रीति रिवाजों में इंटरफेयर अब तो हुआ नहीं था, पहले भी थे। पर 57 वाले साल में क्यों हुई? ये क्रांति 47 में नहीं हुई, 37 में नहीं हुई। तो हम कहते हैं कारण पहले थे, जम रहे थे, जम रहे थे, लोग घुटे हुए तो थे ही। और घुटन के अंदर चिंगारी लगाने का काम यदि किसी ने किया था तो वो कौन सा था? तो इमीडिएट कॉज, हाथों हाथ उस टाइम का जो रीजन कोई बना था तो वो कौन सा था? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ क्रांति हुई, इसका मतलब फौजियों ने क्रांति की। फौजियों के रहने की जगह क्या बोलते हैं? छावनी। तो राजस्थान में छावनियां कहां कहां थी? तो राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनी थी। कितनी छावनी थी? नीचे एक लाइन लिखो, कारण हो गए, अलग से लाइन लिखना शुरू करो। क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स ड्यूरिंग रिवोल्ट। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स ड्यूरिंग रिवोल्ट इन राजस्थान। क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स ड्यूरिंग रिवोल्ट इन राजस्थान। क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स ड्यूरिंग रिवोल्ट इन राजस्थान। मैं नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो कौन कौन से।
कौन कौन से? पंखा चलाऊं? क्यों? गर्मी लग रही है? क्या बात कर, गर्मी लग रही है? आप लोगों को गर्मी लग रही है? हाँ, तुझे गर्मी लग रही है? यार ये ठंडा हो रहा है यार, मुझे यहां तक ही ठंडी लग रही है आज। हाँ, तुम जुड़े जुड़े बैठे, तुम थोड़े अलग अलग होके बैठे हो। हाँ, तो थोड़ा मोटे आदमी को गर्मी ज्यादा लगती है। रहने दे यार, पंखा तो रहने दे, एक बार खड़ 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 करेगा मेरे सिर पे, थोड़ी देर बाद ज्यादा गर्मी लगे, सांस ही निकलने लग जाए तो बता। क्रांति की न बातें ना, इसलिए गर्मी थोड़ी ज्यादा है। चलो, तो कौन कौन सी छावनियां बताओ देखे। लोकेशन पता है ज्यादातर की? नहीं बताओ तो लिख लेना, नसीराबाद अजमेर में, जिनको नहीं बताओ लिखो नसीराबाद अजमेर में। नीमच मध्य प्रदेश में, नीमच मध्य प्रदेश में, देवली टोंक में, एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा पाली में, ब्यावर फिर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, खेरवाड़ा उदयपुर में। अच्छा, दो दो बातों पे ध्यान दे। हमने ऊपर एक लाइन लिखी, उस लाइन में लिखा कि राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। नीमच तो मध्य प्रदेश में, नीमच तो कहां पर पड़ा है? पर उस समय नीमच अपने राजस्थान का पार्ट था। राजस्थान का मतलब उन दिनों यह था जहां जहां पे राजपूत रियासतें थी। वे स्थान जहां पर राजपूत राजाओं की रियासतें थी उसको पूरे को बोलते राजपूताना। क्या बोला करते? और उसके अंदर मध्य प्रदेश का नीमच वाला इलाका, मालवा पूरा ही लगभग अपना पार्ट था, और गुजरात का सौराष्ट्र, गुजरात का एक प्रांत है सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र अपना है। इधर मालवा जो है वो अपना है। राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र, इसको मिला के राजपूताना बोलते, इसको पूरे को मिला क्या बोलते थे। अब हुआ क्या कि अपने राजपूताना का मालवा दे दिया मध्य प्रदेश को, सौराष्ट्र दे दिया गुजरात को, अपने पास ही राजस्थान राजस्थान बचा। इतना सा पाट दिया। बाकी नीमच विमच पहले पूरे सारे के सारे अपने इलाके हुआ करते थे, और नीमच ज्यादा दूर नहीं है, प्रतापगढ़ से नीमच 15 किलोमीटर है। तो प्रतापगढ़ का एक दिन तो कोई स्टूडेंट था, उसने खड़े होकर कहा, सर आपको लगता है नीमच दूर है, हम तो सामान लेने जाते हैं, हमारे तो यूं घर से दिखता है नीमच इतना आ गए। टाबर, छोटा टाबर ही मोटरसाइकिल लेके चला जाता है नीमच, तो बहुत नजदीक से आएगा, हमारा तो आने जाने का रूट है भी। बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो भी होंगे वो पास पास ही होंगे। मुझे याद है, विकास सर है अपने, विकास सर को जानते होंगे आप, कभी आए होंगे क्लास के अंदर। तो कोरोना के अंदर विकास सर की सिस्टर की शादी की, तो अपने यहाँ पर वो रोक लगी हुई थी। 100 आदमी आएंगे, 20 आदमी आएंगे, 10 आदमी आएंगे, विकास जी यहाँ हम सबको न्योते देते घूमे, सर आपको भी आना, सिस्टर की शादी आपको आना। तो हम भाई 10 तो हम ही हो गए, 20 सारे बुलाने वहां पे, कैसे कैसे करोगे? कहते सर हम पंजाब करेंगे शादी, और पंजाब के अंदर 100 तो आ सकते हैं, 100 की तो छुट्टी है, परमिशन है। और फिर वहां के जो लोकल नेता वेता वो थोड़ा जानकार, तो उन्होंने कहा 200-250 तक ही चला लेंगे। तो उन्होंने 200 का कहा, तो अपने यदि 300 भी हो जाएंगे तो भी अपने तो सर इतने तो आ सकते हैं। तो अब पंजाब के थे, हम पीछे, तो पंजाब ब्याह में कौन जाएगा भाई, ये गंगानगर के हैं, तो गंगानगर का को तो ही जी को घबराएगी, यहाँ से गंगानगर ठेठ उधर पड़ा है, तुम पंजाब, पंजाब में कहा? तो उन्होंने कहा अबोर। तो अपने अबोर सुनते अपने और लगता है यार अबोर कहाँ है? तो उन्होंने कहा सर अबोर है ना, हमारे घर से 17 किलोमीटर है। तो आप तो आ जाना, हमारा जो गांव पड़ता है उससे थोड़ा सा आगे और है, तो बहुत नजदीक है, ज्यादा कोई दूर नहीं पड़ता। हमारे गांव होती तो आते ही, आप क्या आते, तो पास में अबोर पड़ता है। तो बॉर्डर एरियाज के ऊपर तो ये ज्यादा चीजें होती नहीं अपने आप, तो वैसे वैसे नीमच अपने बहुत ज्यादा नजदीक पड़ता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे आरएस वाले के इंटरव्यू के अंदर ये सवाल था कि उन्होंने जाते ही पूछा कि भाई राजस्थान में अंग्रेजों की छावनी बताओ कितनी थी 57 क्रांति, अपने 6 नाम बोले, नसीराबाद, नीमच। तो उसने इंटरव्यू लेने वाले जो थे उनका रुख, मैंने पूछा राजस्थान में छावनी बता, तो नीमच तो मध्य प्रदेश में आती है ना। तो वापस अपने को रिप्लाई करना है, सर हाँ आज की लोकेशन उसकी मध्य प्रदेश है, पर जबकि आप पूछ रहे हो तब ये अपने राजस्थान का पार्ट हुआ करता। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, आगे समझ में। अच्छा, और नोटिस करो, इसमें 2 छावनी अजमेर में है, ब्यावर और, क्योंकि अजमेर अंग्रेजों का सबसे बड़ा अड्डा है, तो अजमेर की सुरक्षा के लिए आपको छावनियां ज्यादा रखनी पड़ेगी, इसलिए अजमेर में कितनी छावनी बनाएगी? 2। तो कभी कोई और पूछे कि भाई राजस्थान में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण अड्डा कौन सा था? अजमेर। वो अगला पूछ ले भाई कैसे, तो आप कह सकते हो कि अजमेर में एजीजी का ऑफिस हुआ करता, अजमेर के अंदर अंग्रेजों के स्कूल हॉस्पिटल जितने थे वो सारे थे, ईसाई मिशनरी जितने रहते वो कहां पे रहते? अजमेर। और फिर आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए कह सकते हो कि सर यही कारण था कि अजमेर में अंग्रेजों ने 2 छावनियां बना रखी थी, नसीराबाद बना रखी थी, और क्या बना रखी थी? और सुनो, पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन बनाया गया? डेविड ऑक्टरलोनी। कौन बनाया गया? मैंने बताया डेविड ऑक्टरलोनी रहता कहां था? दिल्ली। कहां रहता था? दिल्ली। जब अंग्रेजों के और मराठों के बीच में लड़ाई हुई, तो मराठे और अंग्रेज दिल्ली में लड़े। कहां पर लड़े? दिल्ली। तब दिल्ली की रक्षा कोई बंदा करता है तो डेविड ऑक्टरलोनी था। दिल्ली की रक्षा कौन करता है?
वरना मराठे दिल्ली पे कब्जा कर लेते, लेकिन मराठों को दिल्ली में घुसने से कोई रोकता तो वो कौन था? डेविड ऑक्टरलोन। तो दिल्ली का मुगल बादशाह बहुत राजी हुआ और दिल्ली के मुगल बादशाह ने डेविड ऑक्टरलोनी को एक उपाधि दी, नसीर। कौन सी उपाधि दी? नसीर का मतलब होता है रक्षक। नसीर का मतलब क्या होता है? दिल्ली की रक्षा डेविड ऑक्टरलोनी ने की, तो दिल्ली का रक्षक कौन है? डेविड ऑक्टरलोनी। तो उसको क्या कहा गया कि ये डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि मुगल बादशाह ने क्या दे दी? नसीर। अब डेविड ऑक्टरलोनी को दिल्ली से आदेश मिले कि तू जाके अजमेर पे कब्जा कर, क्योंकि मराठों का कहां कब्जा था? अजमेर। राजस्थान को मराठे कहां से हैंडल करते थे? अजमेर। तो अजमेर पे अब मराठों को हटा के किसको कब्जा करना है? अंग्रेजों को। ऑक्टरलोनी आया और उसने मराठों को हटा के कहां पर कब्जा कर लिया? अजमेर। अब अजमेर की सुरक्षा के लिए क्या बनानी पड़ेगी? छावनी। तो जब उन्होंने छावनी बनाई तो कहा छावनी वाली जगह का नाम क्या रखा जाए? तो ऑक्टरलोनी बना रहा था छावनी। ऑक्टरलोनी इस जगह को आबाद कर रहा था, तो उसने कहा मेरा नाम नसीर है, नसीर इसको आबाद करेगा, इसलिए ये नसीराबाद ऑक्टरलोनी के नाम पर है। किसके नाम पर है? कि ऑक्टरलोनी की उपाधि क्या हुआ करती थी? नसीर। नसीर ने इस जगह को आबाद किया। खिजर खान आबाद कर रहा है, खिजराबाद। नसीर खान आबाद, नसीर आबाद कर रहा है, इसलिए नाम क्या है? पहले बड़ी बात। और एक में एक छावनी का नाम देखो, एरिनपुरा। क्या नाम है? मैं भूल जाता हूँ, उस अंग्रेज अफसर का नाम मेरे दिमाग से निकल जाता है। एक अंग्रेज अफसर था जिसने यहां पर ये छावनी बनाई थी, उसके खुद के गांव का नाम था एरन। खुद के गांव का नाम क्या था? तो जब छावनी बना रहे थे तो नाम क्या रखें, तो उसको अपना गांव याद आया। उसने कहा मेरे गांव के नाम पर इसका नाम रखो, तो उसने इस छावनी वाले गांव का नाम रख दिया एरन। क्या रख दिया? पूरा अपने वाले लगा गए। अपने वालों का सर पुर पूरा, इसके बिना तो गांव का नाम पूरा भी नहीं होता। गांव का नाम पूरा करना है तो नाम के पीछे क्या लगाओ? पूरा। तो ये हो गया एरनपुरा। क्या हो गया? अभी एरनपुरा, एरनपुरा, एरनपुरा करते करते धीरे धीरे क्या बना लिया? तो एरन है गांव का नाम। वास्तव में एरन भी अंग्रेजों का एक गांव था, अंग्रेजों के गांव के नाम पर इसका नाम है। उससे भी बड़ी जोरदार बात बताता हूं। अजमेर वाले इस बेल्ट में एक जनजाति रहती, जो जनजाति थी मेर। कौन सी जनजाति थी? मेर लूटपाट का काम करते। इसलिए हमने पढ़ा है कि कुंभा ने मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान का किला बना, है ना? इसका मतलब मेर बदमाश है। उधर सिरोही साइड में भी मेर लूटपाट करते हैं, तो कुंभा ने मचान बनाया। अपने यहाँ पे मेर रहते थे अजमेर से जोधपुर के बीच। कौन से रूट पे? अजमेर से लेके जोधपुर के बीच, यहां पर खूब सारे मेर रहते। अंग्रेजों ने जब अजमेर पे कब्जा किया तो अब अजमेर, इसलिए अजमेर से जोधपुर के बीच वाला जो इलाका, इस इलाके को बोलते हैं मेरवाड़ा। क्या बोलते हैं? मेरों का इलाका। इसलिए क्या कहलाता था? अजमेर के आसपास वाला इलाका मेरवाड़ा कहलाता, क्योंकि यहाँ पे मेर बहुत ज्यादा थे। अब जब अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा किया तो जनता गई। जनता ने जाकर भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेजों की। तो हमारी रक्षा करो। तो अंग्रेजों ने कहा हम पूरी करेंगे, बताओ किससे करनी है? तो उनका साहब ये रूट है ना जो अजमेर से जोधपुर के बीच, इसमें कोई जाके दिखा दे। ये मेयर बैठे हैं बीच में, कोई आदमी जाता उसके साथ ये क्या कर लेते हैं? लूटपाट कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने अजमेर से जोधपुर के बीच में एक छावनी बनाई और छावनी बना के कहा यहां पर हमारी सेना रहेगी और आज के बाद में यहां पर मेरों को कोई भी लूटपाट करने नहीं दी जाएगी। और अंग्रेजों ने छावनी के पास में बोर्ड लगाया, बी अवेयर। क्या बोर्ड लगाया? कि ये छावनी का इलाका है, यहां पे थोड़ा सावधान रहें। अभी भी होता है कि आप जहां मिलिट्री एरिया, उसके पहले लिखे होंगे सावधान रहें, सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है। वाहनों की गति धीमी कर लें, सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है। कृपया यहाँ पे हॉर्न ना बजाएं, यहाँ पे सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है। अभी भी सब जगह लगे होंगे। आप ये चले जाओ अपने इधर हसनपुरा से इधर बाहर निकलो, मिलिट्री एरिया शुरू होते ही बोर्ड लगने शुरू हो जाएंगे। और मिलिट्री एरिया में कोई बजा के देख लो हॉर्न, बाद में मिलिट्री वाले बजाते हैं आपका, और इतना बुरा मारते हैं जिसकी हद नहीं है कोई। तो वो होता ही है। तो ये जब छावनी बनाई तो इस छावनी में यहाँ पे बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड का नाम क्या रख दिया? बी अवेयर। बाय बोर्ड सावधान रहे, बी अवेयर, आगे छावनी क्षेत्र है। अपना कोई बंदा जब उधर जाके आता तो कोई पूछे किधर जाके आया? तो बी अवेयर जाके आया। तो बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर करते करते ब्यावर है। तो ब्यावर की आज भी स्पेलिंग बी अवेयर ही है, ये देख लो, लास्ट वाला ई हटा है। आज भी ब्यावर की स्पेलिंग क्या है? बी अवेयर। तो याद रखना, कोई पूछेंगे भाई ब्यावर ये नाम कैसे पड़ा, तो कहना सर ब्यावर नहीं है, ये वास्तव में क्या है? सावधान रहें, बी अवेयर है। बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर करते करते हम इसको क्या बना गए? ब्यावर। और ये ब्यावर में आज छावनी बनाने वाला जो ऑफिसर था, उस ऑफिसर का नाम था डिक्सन। क्या नाम था? डिक्सन ने ये ब्यावर की स्थापना की थी। यहां मेरों का बहुत भयंकर जलवा था, मेरों से अंग्रेज भी डरा करते। इसलिए जब उन्होंने ब्यावर बसाया तो उनके परिवार वगैरह रहते, भाई फौज रहेगी तो फौज में परिवार भी तो रहेंगे, परिवार रहेंगे तो डर लगता है कि यार रात को सोते हुए मेर लूट गए तो ब्यावर के चारों तरफ परकोटा बनाया। क्या बनाया? भारत का अंतिम शहर है ब्यावर, जिसके चारों तरफ परकोटा है। ब्यावर के बाद में यदि कोई शहर बसा तो उसके चारों तरफ परकोटा
क्योंकि परकोटों की जरूरत तब हुआ करती थी जब आक्रमण होते। अंग्रेजों के आने के बाद आक्रमण तो वैसे ही बंद हो गए थे, तो परकोटे बंद हो गए। लेकिन अंग्रेजों के एक शहर के भी परकोटा था मेरों की खोप की वजह से। वो शहर कौन सा था? ब्यावर बचाने वाला बंदा कौन था? डिक्सन। बहुत भला, बहुत सज्जन, बहुत अच्छा आदमी था। डिक्सन यहीं मरा था अपने ब्यावर में। डिक्सन वापस इंग्लैंड ही नहीं गया था। डिक्सन की वाइफ डिक्सन के मरने के बाद यहीं रही थी, वो वापस नहीं गई थी, वो यहीं पे रहा करती थी। तो बाद में डिक्सन की ब्यावर में मूर्ति लगाई गई। तो डिक्सन की आज भी ब्यावर के अंदर मूर्ति है, भाई ये ब्यावर का संस्थापक है। जब देश आजाद हुआ तो लोगों में थोड़ी यूं राष्ट्रवादी भावनाएं ज्यादा पनपती, तो अंग्रेजों की मूर्ति हमारे क्यों खड़ी है, तो डिक्सन की मूर्ति तोड़ दी, डिक्सन की मूर्ति हटा दी। ब्यावर में 3 साल बारिश नहीं हुई थी। डिक्सन की मूर्ति लगाएगी, उसके बाद ब्यावर में बारिश वापस शुरू हुई। डिक्सन भूमियों से महाराज है, डिक्सन लोक देवता है। तो डिक्सन पूजते हैं लोग, बाकायदा डिक्सन की पूजा होती है, उस मूर्ति की पूजा की जाती है, अगरबत्तियां की जाती है, जन्मतिथि पुण्यतिथि पूरी मनाई जाती है। भला आदमी था बेचारा। अपने गांव में आज भी कहते हैं कि भली आत्मा मरे तो पितर बने, बुरी आत्मा मरे तो भूत बने। तो अपने पितरजी, जुंजार जी महाराज, भौमियों सा महाराज खूब सारे होते हैं। तो डिक्सन ब्यावर के क्या है? पितरजी महाराज है, भौमियों सा महाराज। आई बात समझ? एक छावनी कौन सी? उधर उस बेल्ट में भील रहते, भीलों पर नियंत्रण के लिए भोमट बनाया था। उस भोमट वाले इलाके में ये क्या बनाया गया था? आज भी राजस्थान पुलिस में जो कांस्टेबल लगते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर है। पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग कहीं पर होती है तो कहां पर होती है? तो राजस्थान में कितनी छावनियां थी? इनमें से इन 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई। कौन कौन सी 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई? बाकी 4 में क्रांति। तो अपने से कोई ये तो पूछेगा नहीं कहां कहां हुई, वो ये पूछेंगे कहां कहां क्रांति नहीं हुई। तो कहां कहां नहीं हुई लिखो। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों के सैनिकों ने, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। डिडंट जॉइन रिवोल्ट, डिडंट जॉइन रिवोल्ट, क्रांति में भाग नहीं लिया था। डिडंट जॉइन रिवोल्ट, क्रांति में भाग नहीं लिया था। किस किसने? ब्यावर और खेरवाड़। अच्छा, राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं? एजीजी। उस समय जो क्रांति के टाइम जो अपना एजीजी हुआ करता था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? लिख लो। क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। अब एक एक छावनी का पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले को नसीराबाद। क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कौन सी छावनी से होती है? नसीराबाद छावनी से होती है। और सुनो थोड़ी बात। भारत में सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का किसी आदमी ने विरोध किया था, तो वो बंदा था मंगल पांडे। कौन था? बैरकपुर की छावनी का एक फौजी था। बैरकपुर की छावनी पड़ती है बंगाल में। बैरकपुर की छावनी का एक फौजी है और वो 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देता है। कब की घटना है? 29 मार्च की। कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी का फौजी है मंगल पांडे। 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना करता है। अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला देता है। दोनों बच गए, दोनों नहीं मरे। मंगल पांडे हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल किया गया, 8 अप्रैल को फांसी लगा दी गई। इतनी कहानी है। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी का एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर फायरिंग करता है। गिरफ्तार कर कोर्ट मार्शल किया गया तथा 8 अप्रैल को उसे फांसी लगा दी। मेरे कभी नहीं समझ में आई कि इन 2 लाइनों की कहानी में 3 घंटे की मूवी कैसे बनी। मंगल पांडे पे आमिर खान ने 3.5 घंटे की मूवी बनाई। बॉलीवुड वाले इतिहास की फिल्मों में क्या फर्जीवाड़ा दिखाते हैं। मंगल पांडे फौजी था, बापड़ा, एक नॉर्मल फौजी। और उधर फिल्म में दिखाया मंगल पांडे घूम रहा है पूरे भारत में मंगल मंगल करता हुआ, सब जगह करा क्रांति करेंगे क्रांति। उसको खुद को 29 मार्च को पता चला था, उसी दिन पकड़ा गया, 8 अप्रैल को फांसी लग गई। इसके अलावा मंगल पांडे की कोई भी कहानी नहीं है।
पर ये बंगाल के फौजियों में अब धीरे धीरे बात फैलने लगी कि यार चर्बी वाले कारतूस है, चर्बी वाले कारतूस है। मंगल पांडे पहला शहीद था अपना, मंगल पांडे पहला बंदा था जिसने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ क्रांति की थी। इसलिए अंग्रेज मंगल पांडे का नाम इतना उनके दिमाग में बैठ गया था कि भारत में बाद में जिसने क्रांति की, अंग्रेज उन सबको पांडे ही कहते थे। तो अंग्रेज अपने रिपोर्ट पढ़ते ना, अंग्रेजों की रिपोर्ट में आज लखनऊ में 10 पांडे शहीद कर दिए गए, 10 फौजी मरे, उन्होंने क्या लिखा उनको 10 पांडे 20 पांडे, सब जगह पांडे जी पांडे थे उनके। उनको जो भी क्रांति करता वो क्या लगता कि ये पांडे आदमी है कोई ना कोई, तो मंगल पांडे की वजह से ये बातें जब इधर फैलने लगी, बंगाल में फैली, बिहार में फैली, यूपी आई। यूपी के अंदर एक छावनी थी मेरठ। कौन सी छावनी? 29 मार्च को मंगल पांडे क्रांति है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी है, 24 अप्रैल को मेरठ की छावनी में 90 फौजी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। कितने अप्रैल को? 90 फौजियों ने अंग्रेजों के सामने वेपन्स डाउन किया, अपने गन डाउन की, और उन्होंने कहा यदि चर्बी वाले कारतूस हमें दोगे तो हम इन बंदूकों का प्रयोग। फौज का सीधा सीधा रूल है, अफसर के आदेश को टाला नहीं जा। अफसर ने कहा खाई में कूद तो कूद, यदि तूने मना किया तो ये आज्ञा का उल्लंघन है, सीधा सा बात है। आपने हथियारों का प्रयोग करने से मना किया, 24 का बेल्ट खोलो, कोर्ट मार्शल है ना। कोर्ट मार्शल का मतलब आपके सितारे बेल्ट सब खुलवा लिए जाएंगे और इनके खिलाफ अब कार्रवाई चलेगी। उनके खिलाफ मुकदमा चला। 9 मई को उन 90 में से 85 फौजियों को सजा सुना दी गई। कितनी मई को? 24 अप्रैल को 90 फौजी मना करते हैं, मुकदमा चलता है, 9 मई को 85 फौजियों को सजा सुना दी, जेल। 9 मई को पकड़ पकड़ के उनको जेल में बंद कर दिया। अगला दिन 10 मई है, संडे का दिन है। मेरठ के फौजी मार्केट में घूमने के लिए गए हैं। जब मेरठ वाले फौजी मार्केट में घूम रहे थे, भाई सजा तो 85 को, बाकी तो फौज बैठी है, पूरी पलटन बैठी है, बाकी तो मना ही नहीं कर रहे, बाकी तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कर ही रहे। जब वो मार्केट में घूम रहे थे तो एक कॉल गर्ल का एक समूह घूम रहा था, वो लड़कियां घूम रही थी, कॉल गर्ल टाइप की कोई लड़कियां थी। एक किसी फौजी ने उस एक लड़की पे कमेंट पास कर दिया, हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उस लड़की ने वापस रिप्लाई कर दिया। उस लड़की ने कहा अच्छा अकेली लड़कियां देख के बड़ी मर्दानगी फूटती है और हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वहां अंग्रेज तुम्हारे 90 फौजियों को कल बेल्ट उतार उतार के जेल के अंदर डाला, तब तुम्हारी मर्दानगी नहीं फूटी? लुगाई बेइज्जती करे तो गुस्सा ज्यादा आता है। उन फौजियों को गुस्सा आया, वो फौजी वहां से हाथों हाथ मार्केट से आए और अपने जो 85 साथी जेल में बंद थे उनको जेल से बाहर निकाला। जेल से बाहर निकाला तो अंग्रेज ऑफिसर आए और ऑफिसर ने ये क्या कर रहे हो, तुम इनके साथ कैसे दे सकते हो? तो फौजियों ने बंदूक उठाई, इनको भून दिया। क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हो गई। क्रांति की शुरुआत 10 मई को कहां से हो गई? तो मेरठ की क्रांति लड़कियों ने करवा दी। उस दिन वो लड़कियां नहीं हो तो मेरठ वाले फौजी क्रांति नहीं करे, और मेरठ से क्रांति नहीं हो तो बाकी देश में भी क्रांति नहीं हो। तो क्रांति की शुरुआत कहां से हो गई? 10 मई को। कितनी तारीख को हो गई क्रांति? आप कितना भी कह दो कि भारत में क्रांति हुई थी, पर वास्तव में क्रांति 3 ही जगह हुई, यूपी, बिहार, बंगाल। कहां पे क्रांति हुई थी? इन्हीं जगह क्रांति हुई, बाकी कहीं क्रांति हुई नहीं थी भारत के अंदर। हमारी क्रांति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि वो भारत में नहीं हो पाई, केवल लिमिटेड जगह पे हुई थी, इसलिए अंग्रेज आराम से दबा गए। अंग्रेजों को हमारी क्रांति दबाने में कोई भी जोर, 3 राज्य बंगाल, बिहार, यूपी, यहां तो गांव गांव में भी हो गई थी, बाकी कहीं कुछ ही नहीं हुई। पढ़ने को तो हम भी अगले 2 दिन तक पढ़ेंगे राजस्थान में क्रांति, पर वो झूठ है। वो डंके झूठ लिखेंगे, हमने ये किया वो किया, कुछ ही नहीं किया। वो डंकी झूठी झूठी बातें पढ़ेंगे हम कि हमने, हमारे यहाँ के लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। रत्ती नाम नहीं है, इधर उधर से जोड़ जोड़ के चीजें लिखी हुई है। क्रांति अपने 3 ही जगह पे हुई है, बंगाल, बिहार, यूपी। अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा है, इसलिए अजमेर के अंदर अंग्रेजों की हमेशा सेना रहा करती। 10 मई को जब मेरठ वाली क्रांति हो गई तो अंग्रेजों को लगा अजमेर की सुरक्षा करनी ज्यादा जरूरी है, अजमेर में भी कल को क्रांति हो सकती है, अजमेर पर कोई हमला कर सकता है। तो अंग्रेजों ने अजमेर की सुरक्षा के लिए बंगाल से एक फौज बुलाई, 15th नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री बुलाएगी? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब तो पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी, पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी कहां बुलाएगी? कहां से बुलाएगी? बंगाल। कहां से बुलाएगी? बंगाल की पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी की पोस्टिंग कहां की गई? 10 मई के बाद की गई। तो किसी ने अंग्रेजों को समझाया कि मूर्ख हो गया तुम, ये टुकड़ी कहां से आई तुम्हारी? तो बंगाल से आई। इनको चर्बी वाले कारतूसों की बात नहीं पता, क्या पता है इनको तो। और इन्होंने यदि अजमेर में क्रांति कर दी तो ये बंगाल के फौजी हैं सारे के सारे, ये गुस्सा खाए हुए बैठे हैं तुम्हारे खिलाफ। और यदि अजमेर में क्रांति कर गए, तुम्हारा सबसे बड़ा केंद्र अजमेर है, पत्ता साफ कर देंगे 5 मिनट में तुम्हारा। तो अंग्रेजों को लगा गलती कर गए इस बटालियन को बुला के। तो अंग्रेजों ने इस बटालियन को कहा कि तुम्हें अजमेर से भेज रहे हैं नसीराबाद। कहां भेज रहे हैं?
फौजियों को बड़ा अटपटा लगा गया। 3 दिन पहले बंगाल से कहा था कहां पे जाओ, अजमेर। आज 2 दिन बाद करें अजमेर से कहां जाओ, नसीर। क्यों, हमें क्यों भेज रहे हो? और फिर अजमेर की रक्षा कौन करेगा? अजमेर में बटालियन तो होनी चाहिए, हम जाएंगे तो हमारा रिप्लेस कौन आ रहा है यहाँ पे? तो उनका एक लोकल बटालियन आएगी, ब्यावर से एक लोकल बटालियन बुलाएगी, मेर बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन पड़ा था। तो वो मेरवाड़ा जो बटालियन है, उस मेरवाड़ा बटालियन कहा गया कि तू अजमेर आ जा। उनको पता था ये राजस्थान के लोकल है, राजस्थान के लोकल वाले लोगों में चर्बी वाले कारतूसों की भावना नहीं है, इनको तो अजमेर पोस्टिंग दी जाए, और अजमेर वाली जो बंगाल वाली फौज है इसको कहां भेज दिया जाए। इसलिए इन फौजियों में और ज्यादा असंतोष आया, और इन फौजियों को लगा कि इसका मतलब अंग्रेज हम पर विश्वास नहीं करते हैं। ये गुस्से के अंदर तो थे, ये नसीराबाद पहुंचे। नसीराबाद जाते अंग्रेजों ने एक गलती और की, इन फौजियों का कि हथियार जमा करा दो, सारे हथियार क्या करा दो, जमा। तो इनमें और बात आई यार, हथियार जमा करवाने का क्यों करें, हमारे गन डाउन करना क्यों करें, हथियार तो फौजी के पास होना चाहिए। वहां पे ऑलरेडी एक बटालियन थी, पैदल सेना की 30वीं बटालियन वहीं थी, 30th NI। एक बटालियन बॉम्बे की ओर थी, वहां पे बॉम्बे लसर्स, तो बॉम्बे लसर्स वहां पर थी, 30th NI वहां पर थी, और 15वीं NI को भेजा गया। 15वीं NI को जब हथियार रखने को कहा गया, और इस बॉम्बे लसर्स को कहा गया कि तोपें तैयार करो, तोप वो भर के रखो सारी की सारी एकदम। इनको अंग्रेजों को पक्का पक्का पता था कि ये करेंगे, कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे। इससे पहले से इनके तो हथियार रख लिए जाए, और बाकी वाली बटालियन के हथियार तैयार रखे जाए, ताकि कभी भी क्रांति हो तो इनको मारा जाए। इनको जब हथियार रखने को कहा, तो इनमें आपस में बातचीत होने लगी, ये 28 मई को भड़क गए, और 28 मई को इन्होंने नसीराबाद छावनी पर कब्जा किया, और नसीराबाद छावनी पर कब्जा करके जो अंग्रेज सामने उनको मारना शुरू किया। अंग्रेजों ने कहा तोपखाना बुलाओ, तो इनका ही एक फौजी तोपखाने पे बैठा हुआ था, उसने अंग्रेजों पे चढ़ा दिया। तो अंग्रेज जितने मर सकते थे उतने मार दिए गए, बाकी अंग्रेज यहां से भाग गए। इन्होंने 2 दिन छावनी लूटी ढंग से, अंग्रेजों के माल मत्ते जो मिले सब लूट लिए इन्होंने। 28 और 29 को 2 दिन तक कत्लेआम मचाया इन्होंने ढंग से। ये दोनों साथ नहीं, केवल 15th लड़ रहा है वहां पर। 30 तारीख को इन्होंने इस 30वीं को कहा कि तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल, तू कब लड़ेगा? तो 30वीं ने कहा हम तो तारीख का ही वेट कर रहे थे, सेम सेम तारीख को लड़ते हैं तो मजा आता है। तो 30 तारीख को क्रांति में कौन शामिल हुआ, और यहां से सारे लोग चले गए दिल्ली। सारे लोग कहां चले जाते हैं? तो क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब होती है? 28 में। कौन सी इन्फेंट्री? 15वीं इन्फेंट्री। साथ कौन देता है, कितनी तारीख को? और सारे यहां से कहां जाते हैं? दिल्ली। अच्छा, यहां जब अफसर मारे गए थे, तो एक ऑफिसर मारा गया था, जिसका नाम था न्यूबेरी। क्या नाम था? कर्नल न्यूबेरी। एक कैप्टन को मारा था यहां पर, एक कैप्टन था अंग्रेजों का, उसका नाम था स्पॉटिसवुड। बड़े अफसर, सैनिक तो खूब मारे, बड़े अफसरों में 2 अफसर मारे थे। कौन कौन है? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। 2 अफसर यहां पर इनके घायल हुए थे, अंग्रेजों के बड़े अफसर थे जो घायल हो गए थे। लेफ्टिनेंट लोक, क्या नाम था? और एक था कैप्टन हार्डी। क्या नाम है? शहीद हुए, बताओ कौन कौन उनके? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। 2 घायल हुए, कौन कौन? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्ड। फिर कुछ अंग्रेज यहां से ब्यावर भागे थे, जो ब्यावर भाग रहे थे, तो बीच में कर्नल को हार्ट अटैक आया था, उसका नाम था पेनी। क्या नाम था? उसको पेनी का अटैक आ गया, वो ज्यादा पेन झेल नहीं पाया, इसलिए पेनी भी क्या हो गया, शहीद। तो वास्तव में 3 शहीद हुए थे यहाँ पे अंग्रेजों के ऑफिसर। कौन कौन? न्यूबेरी, स्पॉटिसवुड और पेनी। पर पेनी को गोली नहीं लगी थी, पेनी को पेनी का अटैक आ गया था। 2 घायल कौन कौन हुए? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्ड। लिखो, लिखो। 28 मई को, ऑन 28 मई, 28 मई को ऑन 28 मई, 28 मई को ऑन 28 में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, पूरा मत लिखना नेटिव इन्फेंट्री, NI लिखना आप, NI, समझ जाओगे इसका मतलब। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th NI, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, सोल्जर्स ऑफ 15th NI, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट, क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट, क्रांति की शुरुआत की। 2 अंग्रेज अफसर मार दिए, 2 अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर किल्ड, 2 अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर किल्ड, 2 अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स वर किल्ड। नाम लिख लो, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड।
कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। नीचे लिखो, 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। 2 इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। 2 इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। नाम लिख लो, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। कौन कौन में बताओ देखे? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। हार्ट अटैक से कौन मरा था? देख लो, नीचे लिखो, कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। ड्यू टू हार्ट अटैक कर्नल पेनी डाइड। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। ड्यू टू हार्ट अटैक कर्नल पेनी डाइड। लाइन चेंज करके लिखो, 30 मई को ऑन 30th में 30 मई को ऑन 30th में 30 मई को ऑन 30th में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई जॉइंट रिवोल्ट। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई जॉइंट रिवोल्ट। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई जॉइंट रिवोल्ट। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। सारे विद्रोही किधर चले गए? नसीराबाद वालों की सबसे बड़ी गलती यही थी। नसीराबाद वालों को अजमेर जाना चाहिए था। कहां जाना चाहिए था? अजमेर पास में पड़ता था यार सेंटर। ये अजमेर जाते थे, अजमेर पे कब्जा करके अजमेर का पत्ता साफ कर सकते थे। पर उस समय भारत में पूरे में दिल्ली सबसे बड़ा सेंटर था और दिल्ली का मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। और पूरे भारत में बात यह थी कि अंग्रेजों का राज खत्म करके वापस राज किसका लेके आएंगे? बहादुर शाह जफर। इसलिए भारत में जहां भी क्रांति करने के बाद सारे लोग कहां पर गए थे? दिल्ली। और लोगों को लगता था दिल्ली जाके नाम तो लिखवाएं कि हमने क्रांति कर दी। कि फौजियों को लगता था अब अपने किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अंग्रेजों की। तो तनख्वाह कौन देता है? अंग्रेज। अंग्रेजों का राज तो जाएगा, नया राज किसका आएगा? बहादुर शाह का। तो तनख्वाह कौन देगा? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को बताएं तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जहां पर भी क्रांति हुई भाग भाग के कहां पर गए? दिल्ली। कि बहादुर शाह के नाम लिखवाना है। बहादुर शाह पहले वहां जाके नाम लिखवाते, लो लो नाम लिखो, फलान जी फलान जी फलान जी फलान जी ने क्रांति कर दी, अब हमारी तनख्वाह आप दोगे। तो उस टाइप की यूं भावना थी। तो सारे के सारे लोग नसीराबाद से कहां चले गए? फिर इन्होंने 2 दिन छावनी लूटी तो इनके पास लूट का माल था खूब सारा। इनको लगा अजमेर जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, ये लूट का माल कहां सेटल करेंगे? महिलाएं थे साथ में, बच्चे थे, घायल सैनिक थे। तो इन्होंने लगा अजमेर जाने पे लफड़ा हो जाएगा, इसलिए अजमेर नहीं चलते, अपने एक बार तो कहां चलते हैं? दिल्ली। फिर बहादुर शाह जफर जहां भेजेगा वहां पर अपने चल लेंगे। फिर अजमेर की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। ये डिक्सन जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, ये अजमेर आ गया था खुद ही मेरवाड़ा बटालियन लेके। तो इनको ये समझ में आ गई थी कि मेरवाड़ा बटालियन आ गई और अब अजमेर को जीतना इतना सरल भी नहीं है। जीत भी लेंगे तो अजमेर पे कब तक कब्जा होगा? क्योंकि अंग्रेजों को जैसे ही ये पता चला कि नसीराबाद में क्रांति हो गई है, अंग्रेजों ने गुजरात में एक जगह पड़ती है डीसा। कौन सी जगह है? डीसा। और डीसा से एक प्योर यूरोपियन बटालियन अजमेर की तरफ रवाना कर दी, जिसमें कोई भी भारतीय फौजी नहीं था। बट डर तो यही है भारतीय फौजी क्रांति कर देंगे, तो आप भारतीय फौजियों की भेजो ही मत, सारे यूरोपियन फौजी भेजे जाए। तो डीसा वाली बटालियन रास्ते में थी। तो नसीराबाद वालों को लगा कि यदि अजमेर पे कब्जा भी कर लिया तो डीसा वाले आगे छुड़वा लेंगे। तो डीसा वाले आ रहे थे, मेरवाड़ा बटालियन ऑलरेडी बैठी थी, लूट का माल था इनके पास, दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से अपना समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। इस चक्कर में इन्होंने अजमेर पे कब्जा, याद रखना हम आगे लिखवाऊंगा कि विद्रोह नसीराबाद के विद्रोही अजमेर क्यों नहीं जाते, वो दिल्ली क्यों चले गए थे? यदि वो अजमेर जाते तो उस समय अंग्रेजों का पता राजस्थान से साफ कर सकते थे। तो हम कारण पढ़ेंगे। तो क्या कारण है कि सारे के सारे दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से अपना समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। अजमेर की सुरक्षा को तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। अजमेर की सुरक्षा के लिए एक डीसा से बटालियन रवाना हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, इनके पास में लूट का माल, महिलाएं, बच्चे, घायल सैनिक थे और ये अजमेर जाके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे। जब नसीराबाद में क्रांति हुई, नसीराबाद से फौजी निकले तो अजमेर में जो अंग्रेज बैठे थे उनके गले में आ गई थी। और अजमेर वाले अंग्रेजों को यह लग रहा था कि नसीराबाद वाले अजमेर आएंगे और अपने को मारेंगे। इसलिए बेचारे अजमेर वाले अंग्रेज सारे एक कमरे में इकट्ठे हो गए थे, एक जगह एक घर में इकट्ठे हो गए और सब ने उस दिन अपने जितने पितरजी भूमियों से धोखने थे सारे धोखे कि साथ सलाम महाराज, जैसे तैसे करके आज बचाना है इनसे। जितने को नारेड़ बोलने थे सारे बोले उन्होंने। और उधर से समाचार मिले कि नसीराबाद से टुकड़ी रवाना,
अब अजमेर से 20 किलोमीटर दूर, अब 15 किलोमीटर दूर, अब 10 किलोमीटर दूर, अब 5 किलोमीटर दूर, उतने जीसस जीसस करे बेचारे बैठे बैठे। इतने में समाचार मिला कि अजमेर से बाईपास गए हैं। अजमेर से कहां गए हैं? मतलब अजमेर में घुसे ही नहीं है लोग, एकदम अजमेर के पास है, लेफ्ट राइट करते हुए एकदम अजमेर के पास से निकले। फिर बाकी कारण हम कितने भी मान ले, फौजियों का एक कारण और बड़ा जोरदार होता है, फौज हमेशा डिसिप्लिन में रहती है। फौज किस में रहती है? ठीक है, अंग्रेजों का डिसिप्लिन तोड़ा, पर अब इनमें भी तो अफसर थे कई, और उन अफसरों का यह कहना था कि अपने सारे के सारे कहां चलेंगे? दिल्ली। अफसर ने दिल्ली का कहा तो किसी फौजी ने दिमाग ही नहीं लगाया कि अपने कहां चले जाना चाहिए? अजमेर। इसलिए अजमेर के पास में भी आके कोई अजमेर में घुसने का प्रयास भी नहीं करता, अजमेर को बाईपास करते हुए किधर चले जाते हैं? दिल्ली, क्योंकि अपना डिसिप्लिन भी तोड़ना नहीं चाहते। फिर वो गांव वाली सी बात है कि एक फौजी साहब छुट्टी आए तो भैंस लाए तो उन जो भैंस लेके वो दूध नहीं देती। पशु के साथ में एक समस्या रहती है कि नई जगह पे जैसे जाता है, कई दिन परायापन दिखाता है कि भाई ये नई जगह है, वहां पर दूध अणसेंधापन जानते हो? तो जो भी उसका दूध दूहने आएगी, उस महिला के हाथों को, उसके स्पर्श को वो पहचानता है, तो पशु को लगता है कि नहीं ये वो महिला नहीं है जो पहले दूध निकालती है, इसको मैं दूध क्यों दूं? तो वो वहां पर थोड़ा बहुत रहता ही है। तो अब वो फौजी साहब की वाइफ दूध निकालने बैठे हैं, वो भैंस दूध नहीं दे, थोड़ा बहुत किलो भर दूध दे, में लात मार दे, तो जो है वही बाल्टी फेंक दे उस साइड में। तो फौजी साहब की वाइफ ने 2-3 दिन बाद फौजी साहब कहा कि कहाँ से लाए ये दूध देती नहीं है, कोई किलो धार देती है उसमें लात मार देती है वापस। फौजी साहब ने कहा अच्छा, आज शाम को मैं देखूंगा। शाम को फौजी साहब लठ लेके पास में खड़े हुए, और जैसे भैंस का दूध दूना शुरू किया, किलो एक धार दी, तो भैंस लात मारने लग गई। लात मारने लगी तो फौजी साहब लगे लठ लेके एकदम भैंस को कूटने के लिए। तो फौजी साहब वाइफ ने कहा मारो तो मत, ये जो किलो धार देती है ये भी नहीं देगी। फौजी साहब ने कहा दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। फौजी साहब भाई डिसिप्लिन, फौजी साहब को तो आपके परिवार में होंगे फौजी, मेरे तो क्या खूब सारे फौजी हैं पास में। तो मैं फौजियों की लाइफ को मेरा खूब ऑब्जर्व किया हुआ है कि नया नया फौजी को रिटायर होके आता है ना, तो इतना डिसिप्लिन दिखाता है कि पूरा गांव तंग रहता है कि फौजी को देख के 18 साल से ऊपर के सारे लड़के रास्ते चेंज कर लेते हैं। फौजी जहां मिलेगा जवानों दौड़ लगाओ, अरे कहां दौड़ लगानी? 4 बजे खड़े कर लेने, उस टाइप के काम कराना, चलो दौड़ लगाने चलते हैं। खुद को तो आदत पड़ी हुई रहती है 4-4 बजे उठने की, यहाँ जनता की लंका लगा के रखता है फौजी एकदम। तो यहाँ फौजियों को डिसिप्लिन चाहिए था, इसलिए फौजी कोई भी अजमेर नहीं गए, सारे के सारे कहां चले गए? आगे लिखो नीमच। नसीराबाद वाली छावनी के बाद कौन सी छावनी है आपकी? नीमच। नसीराबाद वाली बातें नीमच पहुंची। नीमच में अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था कर्नल एबोट। क्या नाम था? कर्नल एबोट को पता चला कि 28 मई को नसीराबाद में क्रांति हो गई। तो कर्नल एबोट ने वहां जितने भी इंडियन सोल्जर थे उनको कहा बाहर आओ, सारे सारे बाहर आए, और बाहर आके कहा कि देखो तुम्हारे भाइयों ने नसीराबाद में क्रांति कर दी और ये गलत काम है। यार तनख्वाह देते हैं हम और तुम हमारे खिलाफ क्रांति करो? देखो भाई सीधी सी बात है, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, और सौगन खाओगे आप हमारे खिलाफ क्रांति नहीं करोगे। और सारे भारतीय फौजियों ने सौगन खाई कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई भी क्रांति। उन फौजियों में एक फौजी था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था फौजी का? ये जो फौजी थे ना नीमच वाले, ये सारे यूपी के थे। कहां की फौज थी? तो यूपी वाले फौजियों में एक फौजी था, उसका नाम क्या था? लखनऊ का था ये। कहां का था? इस क्रांति से ठीक थोड़े दिन पहले अंग्रेजों ने लखनऊ के नवाब को हटा दिया था। लखनऊ का नवाब था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? और अंग्रेज वाजिद अली शाह को हटा के कलकत्ता में गिरफ्तार कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली बेग वो प्रतिज्ञा जब करवा रहे थे, मोहम्मद अली बेग लाइन तोड़ के बाहर, और उसने कहा मन नहीं करता प्रतिज्ञा। तो कर्नल एबोट ने पूछा क्या क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे? तो उसने कहा यार प्रतिज्ञा तो आपने भी की थी, आपने भी कहा था कि पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप है तुम तो पूरा कर रहे हो, और तुमने हमारे राजा को हटा दिया। वाजिद अली शाह ने ऐसी भी क्या गलती की कि तुम उसको हटा के और कलकत्ता में नजरबंद कर दो? जब तुम कसमें नहीं मानते तो मैं भी तुम्हारी कसम नहीं कहूं। तब तो कर्नल एबोट जैसे तैसे करके उसको राजी करता है, साइड में लेके गया, उसने कहा कैंटीन से 2 बोतलें ज्यादा दिलवा देंगे यार, क्यों कर? तो करके राजी किया उसको। पर अगले दिन 3 जून को यहाँ पे क्रांति हो जाती है। यहाँ पर एक फौजी था हीरा सिंह। कौन फौजी था? हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। कहां पर? नीमच। नीमच में क्रांति करके घुसे चित्तौड़। नीमच से कहां आते हैं? चित्तौड़। चित्तौड़ से आगे आते हैं शाहपुरा। कहां पे आते हैं? शाहपुरा में एक राजा हुआ करते लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा का राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह ने नीमच वाले विद्रोहियों का साथ दिया। उनका ठीक है, रुपए टक्के हथियार वथियार जो चाहिए लेके जाओ, मैं दूंगा, लो तुम्हें खाना पीना करवाया, फिर यहां से भेजा। तो कोई पूछेगा कि नीमच के विद्रोहियों का कौन सा राजा साथ दे देता है? शाहपुरा का राजा कौन है? नीमच से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से घुसे टोंक। टोंक में एक छावनी पड़ती है देवली।
टोंक में छावनी कौन सी है? और देवली वाले सैनिकों को जैसे पता चला कि अपने नीमच वाले भाई क्रांति करके दिल्ली जा रहे हैं, इन्होंने बीच में आगे ज्वाइन किया, इन्होंने कहा हम भी तुम्हारे साथ है, एक छावनी में और क्रांति होगी। कौन सी छावनी में? और सारे यहां से किधर निकल गए ये लोग? दिल्ली। लिखो, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ, डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी बिफोर कर्नल एबोट, डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी बिफोर कर्नल एबोट, कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी बिफोर कर्नल एबोट, बिफोर कर्नल एबोट, कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। लाइन चेंज करके लिखो। 3 जून को, ऑन 3 जून, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो गई। रिवोल्ट ब्रोक आउट अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, रिवोल्ट ब्रोक आउट अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो गई, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो गई, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति। लाइन चेंज करके लिखो। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया, सपोर्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों का साथ दिया, सपोर्टेड रिबेल्स, सपोर्टेड रिबेल्स। लाइन चेंज करके लिखो। देवली छावनी के सैनिक भी, सोल्जर्स ऑफ देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी के सैनिक भी, सोल्जर्स ऑफ देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट, क्रांति में शामिल हो गए, ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट, देवली छावनी के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ देवली कैंटोनमेंट ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट, तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले। अच्छा, नीमच में जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को पीटा, अंग्रेजों को मारा, तो 40 अंग्रेज भाग गए यहां से। कितने अंग्रेज भागे? अब ये भी भाग के रूट तो वही चित्तौड़ वाला ही रूट पड़ता है। ये भाग के चित्तौड़ के गांव में आ गए। गांव का नाम था डुंगला। कौन सा गांव था? डुंगला नाम का गांव था, वहां पर आ गए 40 अंग्रेज भाग के। इनको वहां पर एक किसान थे, रुगाराम जी। किसान कौन थे? रुगाराम जी नाम के किसान थे। उनको उन्होंने अपने घर में रख लिया। उनका भाई बैठो बैठो, लुगाई टाबर बच्चे साधारण से लोग थे, तो उनको अपने घर में बिठा लिया। अच्छा, नीमच में जब क्रांति हुई तो पास की रियासतों में पता चलेगा। नीमच के पास में रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ बड़ी रियासत है। मेवाड़ में जो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था कैप्टन सोवर्स। क्या नाम था? कैप्टन सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट था। तो उसे, वो उदयपुर बैठा, वह पॉलिटिकल एजेंट कहाँ रहता है आपका? रियासत में। तो उदयपुर से फटाफट नीमच गया। नीमच गया तो उसे पता चला कि अपने जो सेना है उसके अंदर विद्रोह हो गया। सैनिक तो चले गए शाहपुरा की तरफ, लेकिन 40 अंग्रेज भाग के चित्तौड़ की तरफ निकले। तो बेचारा उन 40 अंग्रेजों का पीछा करता है, भाई इनको तो बचाऊं। लुगाई टाबर एकदम साधारण से लोग थे। तो उस गांव में आता है। कौन से गांव में? इन किसान के पास में 40 अंग्रेज बैठे हुए थे। इनको थैंक यू बोला, इन 40 को यहां से रेस्क्यू करता है, और रेस्क्यू करके पहले सोवर्स इनको छोड़ गया था उदयपुर। कहां पे छोड़ गया था? उदयपुर में। उन दिनों राणा जी हुआ करते, स्वरूप सिंह। उदयपुर राणा जी कौन थे? हमने पढ़ा था चित्तौड़ के किले का, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था हमने। और पढ़ा था सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। सिक्कों पे क्या लिखवाया? दोस्ती लंदन का मतलब अंग्रेजों के दोस्तों। तो इन्होंने कहा भाई ये देख लो, दोस्ती लंदन निभाओ ढंग से, और ये 40 गोरे इनका ध्यान रखो। स्वरूप सिंह जी ने उन 40 गोरों को जग मंदिर में रखा। कहां पे रखा? वही जग मंदिर जहां पर कभी खुर्रम रुक के गया था। कौन रुक के गया था? खुर्रम। लिखो लाइन, इसी में लाइन चेंज कर लिखो।
40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए। 40 ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए। 40 ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट। रुघाराम नामक किसान ने, फार्मर नेम्ड रुघाराम, रुघाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुघाराम, रुघाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुघाराम, इन्हें डुंगला नामक गांव में शरण दी। गैव शेल्टर देम एट विलेज नेम्ड डुंगला, चित्तौड़गढ़ में जगह। इन्हें डुंगला नामक गांव में शरण दी। गैव शेल्टर देम एट विलेज नेम्ड डुंगला, इन्हें डुंगला नामक गांव में शरण दी। गैव शेल्टर देम एट विलेज नेम्ड डुंगला, डुंगला नामक गांव में शरण दी। लाइन चेंज करके लिखो। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स ने, कैप्टन सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स ने, कैप्टन सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स ने, कैप्टन सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स ने इन्हें बचाया, रेस्क्यूड देम, इन्हें बचाया, रेस्क्यूड देम, मतलब वहां से निकाल के लाए, बचाने मतलब। लाइन छोड़ के लिखो। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा था, इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस, केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस, या गोट स्टेड देम इन जगमंदिर पैलेस, इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। तो नीमच वाले में दो बात याद रखनी है कि विद्रोहियों का रूट क्या है और इनका रूट क्या है। विद्रोहियों का रूट क्या है? नीमच में क्रांति, नीमच से गए शाहपुरा, शाहपुरा से गए देवली, देवली से गए दिल्ली। अंग्रेजों का रूट क्या है? नीमच से गए डुंगला, डुंगला से गए उदयपुर, और उदयपुर में कौन से महल में रुके? आज ही तय पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज मुझे को हॉस्पिटल जाना।